थोड़ा सा मेरा ध्यान बेटा सॉफ्टवेयर की तरफ भी है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। आज की क्लास थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, बीच में थोड़ा स्क्रीन चेंज करता रहूँगा। और आज का लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा आज ही, तो उसको आप देखना और फिर अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट हो तो बताना। 14 क्वेश्चन हो जाएगा ना कि प्रॉफिट्स हैं और वेट्स हैं 1 2 3 4 5, इनको मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन है रमन दमन, रेशो 60-40 एंड दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50-40, प्रॉफिट्स गिवन है 3 साल के, फिर जेड एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी। ये सब बातें गुडविल से रिलेटेड तो है नहीं। आगे गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, मेन उस बात पे फोकस करो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। लेकिन ब्रैकेट में लिखे बेटा आफ्टर पार्टनर सैलरी। जो जेड नया पार्टनर है कहते उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, ओके सैलरी नहीं मिलेगी उसको, लेकिन बाकी दो पार्टनर्स को ऑलरेडी सैलरी मिलती है 50 और 40। आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है वो कौन से हैं पहले वो चेक करते हैं, वो आफ्टर सैलरी है कि बिफोर सैलरी है। 140, 1,01,000 और 130, इनके लिए क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तो बेटा ये छोटी सी एडजस्टमेंट है, हो जाएगा ना, क्वेश्चन करने की नीड नहीं मुझे। अब आपको हर साल के प्रॉफिट में से पहले सैलरी माइनस करनी है। अब यहाँ पे भी बेटा वही वर्ड आ गया यूज, एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज हो गया। ढूंढो कहाँ लिखा एक्सक्लूडिंग, फाइंड आउट वेयर इज एक्सक्लूडिंग वर्ड। बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग का मीनिंग अभी तक सैलरी माइनस नहीं हुई, उसको माइनस करने से पहले प्रॉफिट दिया है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, सैलरी अभी तक माइनस नहीं हुई वो तो समझ आ गया, क्या सैलरी हमारे बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, फिर तो माइनस करें, नहीं तो लीव इट, इग्नोर। यस, इन दोनों में से क्या ऑप्शन है आपकी, नॉर्मल एक्सपेंस है ना, तो माइनस कर दो। ठीक है, तो अब आप क्या करना, 140 लेना। अब आप वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टली करो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, 140 लिया, उसमें से 90,000 माइनस कर दिए, हर साल का प्रॉफिट लो और उसमें से 90,000 माइनस कर दो। तो उससे क्या आएगा, उससे आपके पास 3 साल के नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे। जैसे 2018 लिखोगे, 18 का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 50,000, और यहाँ आएगा 11,000, यहाँ 40,000। ये आगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, इनको नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेना। ये आपके नेट प्रॉफिट्स हैं और ये एनपी का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर वेट्स देना। अब 18 19 20 है ना, तो बिना देखे मैं लिख सकता हूँ 1 2 3। ऐसा कोई चांस ही नहीं बेटा कि वो 3 to 1 लिख के देंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन फाइंड आउट करके मेरे सामने लेके आना जहाँ 3 to 1 लिखा होगा। अगर 18 19 20 है, मतलब अगर ईयर्स असेंडिंग ऑर्डर में है सिंपल, तो वेट्स भी असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे, 1 2 3 होंगे, और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आपको होमवर्क में करना है। हाँ जी, अब आइए 16 क्वेश्चन पे। ये भी लिखिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन टिक करवा दूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नहीं यहाँ पे हमने सब में से 90,000 क्यों माइनस करा है? बेटा सारे प्रॉफिट से बिफोर सैलरी दी हैं। अभी तो समझाइए बात मैंने कि जो प्रॉफिट्स तो गिवन है, सैलरी इसको पर 50,000 और 40,000 दिए हैं। नॉट गेटिंग यू। सर ये 90,000 बताना आपने क्या माइनस किया है इसमें से? सैलरी दी है, आप खुद ही तो बता रहे हो। सेकंड लाइन में बेटा देखो, रीड करो ना, सैलरी दी हुई है। वो तो सिर्फ 50 और 40 लिखा है। 50 और 40 है सर। 50 plus 40 is equals to 90. अभी भी बेटा मैं वही बोलूँगा, आई एम नॉट गेटिंग यू जसलीन। ठीक है सर, क्लियर हो गया।
यहाँ देखो अभी तो आप मेरे सामने नहीं हो तो मैं कुछ कमेंट नहीं दूंगा, बट और मेरे कमेंट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, आपको इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, ऐसा कोई एम नहीं Yes, होता sir. मेरा कभी भी। लेकिन मुझे जो इंट्यूशन होते हैं बेटा, मैं आपके सामने हमेशा आपको बोल देता हूँ, आपको अच्छा लगता है, कई बार बुरा लगता होगा, मुझे यहाँ ही लगता है कि कहीं ना कहीं खो जाते हो। जब मैं टीच कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए वो मोमेंट आता है जहाँ कुछ और आता है माइंड में। मे बी वो रीज़न आ रहा हो, मेरी आवाज़ कट रही हो, वो तो फिर रीज़न समझ आता है, फिर ठीक है कि नहीं सर आपकी आवाज़ कट जाती है तो सुनता नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा प्रॉब्लम रहता है कई बार। लेकिन अगर मेरी साउंड क्लियरली सुन रही थी, और जब मैंने बोला कि रमन और दमन 2 पार्टनर्स को हम सैलरी देते हैं 50 और 40 90,000, जेड की सैलरी नहीं है, और जो प्रॉफिट दिए हैं वो बिफोर सैलरी है कि आफ्टर सैलरी है, इतना जब डिटेल में होता है और बाद में वही डाउट सामने आता है, मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार नहीं 10 बार भी समझा सकता हूँ मैं। लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, आपके अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे। आप देखना, रीज़न ये होगा कि आप कहीं ना कहीं खो जाते हो, और ये अगर प्रॉब्लम एक सब फाइनल एग्जाम तक ठीक नहीं करोगे तो फिर आपका हार्डवर्क या मेरा हार्डवर्क बेकार जाएगा। मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते शायद तब भी उतने मार्क्स आए थे, तब आपको ऐसा लगेगा। अगर आपके 100 में से किसी के 65 मार्क्स आए हैं अकाउंट्स में टोटल, तो उसे लगेगा कि एडअप क्या हुआ, जबकि नॉलेज एडअप हुई है, उस चीज़ को आप काउंट नहीं करते। 1 साल पढ़ने से नॉलेज एडअप जो होती है वो हमारी मेन परमानेंट एसेट है। बट हर कोई मार्क्स के वे में मेजरमेंट करता है, टीचर को भी और उसकी टीचिंग को भी और आपको भी। इसलिए बेटा ये गलती आज से छोड़ दो। ट्राई करो कि 90 मिनट्स का अगर लेक्चर है ऑनलाइन क्लास में, 90 मिनट्स का लेक्चर के अंदर अगर आप 1 मिनट के लिए भी कहीं ना जाओ, फिजिकली नहीं मेंटली, इसे एब्सेंट माइंडेडनेस कहते हैं। कभी आप हमारा कोर्स करना, मेमोरी कोर्स बेटा, आपको बहुत बेनिफिट होंगे। आपको एक चैप्टर कराया जाएगा उसके अंदर एब्सेंट माइंडेडनेस, उसके बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बट एटलीस्ट ये 2 मिनट है मेरे पास इस टाइम बोलने के लिए यहाँ पे। जब मैं कोई वर्ड बोलता हूँ, सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ उस वर्ड की तरफ होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एग्जाम में भी इसका इफेक्ट आना ही आना है। अभी टेस्ट दोगे तो भी उसमें देखना कहीं ना कहीं आप लाइन को गलत तरीके से रीड कर जाओगे। ठीक है, तो इस बात को पॉजिटिव लेते हुए इम्प्रूव करिए। और सिखा मैं देता हूँ, जैसे कैलकुलेट का मीनिंग क्या होता है, निकालो दिमाग में। गुडविल, ऑफ का मीनिंग अ फर्म ऑन अ बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का मीनिंग क्या है, परचेज ऑफ वेटेड एवरेज। जितने वर्ड्स मैं बोलूँ आपके सामने, आपका ध्यान उन वर्ड्स की तरफ होना चाहिए, तो ध्यान कहीं जा ही नहीं सकता। ध्यान क्या चीज़ है, आपको उसे पकड़ के रखना पड़ता है, छोड़ दोगे तो उसकी नेचर है घूमना इधर उधर, और लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो उसकी तरफ जा जाएगा ध्यान। ठीक है, स्टडी के टाइम से स्टडी के लिए टाइम निकाल लो, बाकी पूरी लाइफ पड़ी है बाकी सब चीज़ों के लिए। गुडविल, हमें 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालनी है, जिसमें हमारे पास पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन हैं, 4 साल के सॉरी, 25, 27, 46, 53। अब हमें वेट्स असाइन किए गए हैं। देखो 1 to 3 किए ना इन्होंने असाइन, कभी 3 to 1 नहीं किए, क्योंकि 2017 की इंपॉर्टेंस मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि वो 4 साल पुरानी बातें हैं। अब हमारे पास एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1। अब यहाँ पे बताना मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको, इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा आपकी नॉलेज के लिए। अ मेजर प्लांट वॉज रिपेयर्ड फॉर ₹10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। पहले तो ये गलत हो गया, इसको ऑनलाइन करो बेटा। मेजर रिपेयर कभी रिपेयर नहीं होती। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, सर हमारा एक्सपेंस था, हमने वो इनकम बना लिया। और नहीं, कहीं और लेके बात था। हाँ जी, आपको राज दरबार से निकाल दिया जाता है। हाँ जी, एनीवन एल्स? सर वो हमारा एसेट था। हाँ, बढ़ो आगे। जो हमने रेवेन्यू की तरह चार्ज कर दिया तो उसको हम डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं,
पूरी बात नहीं बनी। सर हम्म, सर ये मेजर प्लांट रिपेयर था, मतलब ये एबनॉर्मल था। नहीं 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 नहीं, अभी कोई तेनालीरामा भी होगा। सर इससे इंक्रीज होएगी हमारी एसेट वैल्यू। हाँ ठीक है। पर हमने डिक्रीज कर दी। नहीं, सर कैपिटल एक्सपेंस है। हमने उसे रिवेन्यू बेटा हाफ सब ठीक बोल रहे हो। अभी आप बोल रहे हो एसेट वैल्यू बढ़ेगी, कैपिटल एक्सपेंस है, सबका मीनिंग एक ही होता है कि ये हमारी एसेट है। आगे तो बढ़ो, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, इसका मीनिंग क्या है? देखो आप सबको जगाने के लिए पूछ लेता हूँ मैं, ध्यान कहीं भी हो ना, क्वेश्चन की तरफ आ जाता है ध्यान ना। विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू का मीनिंग है, रेवेन्यू मीन्स हमारी बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशंस। रेवेन्यू मीन्स नॉट ओनली इनकम। रेवेन्यू का एक मीनिंग इनकम होता होगा, वो इकोनॉमिक्स की बात है कि रेवेन्यू मीन्स सेल प्रोसीड्स। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि रेवेन्यू को चार्ज कर दिया, मीनिंग आपने उसे रूटीन एक्सपेंस मान लिया। था वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस, बट आपने उसको रेवेन्यू अज्यूम कर लिया। पर मीनिंग तो बताना पड़ेगा ना, रेवेन्यू को क्या लिया है, रूटीन एक्सपेंस ले लिया। और ये बताओ रूटीन एक्सपेंस कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे उन्होंने एक वर्डिंग चेंज कर दिया आपके लिए। नॉर्मली लिखा था, बेटा ये म्यूट करो, किसी का फोन अभी अनम्यूट है। जब भी कुछ बात करने से तब करो अनम्यूट ना, फिर तो पूरी रिकॉर्डिंग में वो साउंड चलती रहती है। पहले वो लिखते थे विच वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ आता था कि नोट्स बनेंगे आपके इसके ऊपर। विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो समझ आता था। अब उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, कहते विच वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। तो अगर चार्ज टू रेवेन्यू है, इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गया। नंबर 2 कहाँ ले गया होगा? अब रिपेयर कराएंगे तो कोई इनकम तो है नहीं कि हमने इनकम मान लिया, जब भी मानेंगे तो एक्सपेंस ही मानेंगे। तो दैट्स वाई आप वही काम करोगे। 10,000 रुपीज से आपका प्रॉफिट गलती से कम हो गया, तो पहले इस 10,000 को ऐड कर दो 2017-18 के प्रॉफिट में, क्योंकि डेट क्या है 1 अप्रैल 2017। और यहीं पे सिली मिस्टेक होती है, जो लोगों की आदत है ना एकदम से कहीं और चले जाना। एग्जाम में भी वो ऐसे ही जाएंगे कहीं और, 1 मिनट के लिए कहीं और चले जाएंगे, या कोई बात कर रहा होगा, कोई टीचर किसी को डांट रहा होगा, आपका ध्यान उधर हो जाएगा। पूरा ध्यान अपने पेपर में रखो। दुनिया में जो मर्जी होता रहे उस टाइम, चाहे ब्लास्ट हो रहा हो आपके आसपास, जब तक आपको कुछ नहीं हो रहा आप ध्यान पूरा क्वेश्चन पेपर में रखो। आप सिर्फ ये देखो कि 10,000 का मीनिंग क्या है। वो है कि आपने उसको एसेट अज्यूम करना था, लेकिन कर लिया एक्सपेंस, क्योंकि मेजर रिपेयर एसेट वैल्यू होती है, उससे हमारी एसेट की लाइफ बढ़ती है या इंप्रूवमेंट होती है। जैसे मान लो मैं अपनी गाड़ी के अंदर इंजन रिप्लेस करवा लूँ, तो मेरी गाड़ी की लाइफ अगले 10 साल और बढ़ गई, और इससे मेरी गाड़ी की मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड मेजर रिपेयर। अब अगर कोई नॉर्मल टायर पंचर हो गया, या फिर कुछ डेंट पेंट, या फिर कुछ कार स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी डाउन होगी, ये जो चीज़ें ये नॉर्मल रिपेयर में आती हैं, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। बैटरी नहीं डलवाना मेजर रिपेयर है। तो अगर ये तुम करते हो तो एसेट वैल्यू है, पर आपने उसको मान लिया एक्सपेंस, तो उसके 3 लाइंस बन गई अब, चार्ज टू पीएल, डेबिटेड टू पीएल, या चार्ज टू रेवेन्यू। तो आप क्या करोगे, 10,000 बढ़ा दोगे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उसे पता है कि गलती कहाँ हो सकती है, वो 2017 लिखता है और नीचे लिखता है 1 अप्रैल 2017 को ये मिस्टेक हुई, आप इससे लिंक बना देते हो। जबकि अगर आपको पूछा जाए ध्यान से, मैं अगर सामने बिठा के पूछूं बेटा 2017 ईयर कब क्लोज होता है, तो आप बोलोगे 31 मार्च 2017 को क्लोज होता है। ये वही स्टूडेंट बोल रहा है जो गलती करता है। फिर अगर बोलूँ मैं नेक्स्ट ईयर कौन सा होता है, वो बोलेगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। तो जब सब आता है तो गलती क्यों हो रही है? इट मीन्स इस ईयर की बात नहीं हो रही। वो दिख रहा है सबको भी किस ईयर की बात हो रही है। अभी तो आईसेट जितनी मर्जी वीक हो दिख रहा होगा, आईसेट वीक है तब भी दिख रहा है। 1 अप्रैल 2017-18 की बात हो रही है। अगर वो लिखता है 1 अप्रैल 2017, तो बेटा 17-18 का जो प्रॉफिट है, और वो 17-18 का प्रॉफिट आपको कैसे दिया होता है, मार्च 2018 के नाम से।
तो मार्च 2018 वाले प्रॉफिट में 10,000 ऐड करना और फिर गाड़ी स्टार्ट करना डेप्रिसिएशन की। पहले साल 10,000 पे 10% पूरे साल का, क्योंकि अप्रैल की बात है ये, अप्रैल टू मार्च। फिर 1,000 माइनस कर देना, 10,000 पे 10% 1,000 आएगा एक साल का, है भी फुल ईयर। अगले साल 9,000 पे लगाना 10% 900। फिर अगले साल 8,100 पे लगाना 10% 8,100। तो जब तक ये ईयर चलते जाएंगे, जब तक 2020 में पहुंच ना जाओ तब तक माइनस करते रहना। और 2021 अभी आया नहीं है, 2020 में वैसे भी बहुत पिंच कर रहे हैं ये ईयर, तो इसका मतलब 2020 तक ही जाना है, राइट जी। आगे ये कर लोगे ना, 10,000 एक बार ऐड करने हैं, ये मत बार बार ऐड करते रहना। वो गलती एक ही बार हुई है, लेकिन उससे जो एसेट क्रिएट हो जाएगी, गलती कैसे इंप्रूव करोगे आप, 10,000 को एसेट मान लोगे और पीएल में ऐड कर दोगे, वहाँ से रिपेयर का एक्सपेंस हट जाएगा। लेकिन एसेट मानने से उसका डेप्रिसिएशन अगले हर साल लगेगा, वो आगे ट्रेवल करेगा। आगे सेकंड पॉइंट कर लोगे, ये होमवर्क में दे रहा हूँ। 10,000 प्लस करने हैं 18 वाले में, और उस साल माइनस करने हैं 1,000, मीन्स 9,000 ही आपको प्लस करने हैं। 10,000 प्लस करने हैं, 1,000 माइनस करने हैं। अगले साल सिर्फ माइनस करने हैं। ओके जी, नोट होगी सबके में। सेकंड पॉइंट में आ जाओ। सेकंड पॉइंट करो रीड, और इसका मीनिंग कौन समझाएगा? यस बताइए। सर माइनस करेंगे। सब माइनस करेंगे। ऐसे नहीं बेटा, प्रॉपर बताओ ना, किस ईयर में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे? सर 2018 में से माइनस करेंगे, 2000 मतलब 2019 में से करेंगे। वेरी गुड। अब बता दो क्यों माइनस करेंगे, ये भी समझा दो, मुझे ये भी नहीं आता। क्योंकि सर हमने फालतू ले लिया था, मतलब एक्स्ट्रा ओवर। नहीं, ये नहीं, इट मीन्स आप सिर्फ गैस कर रहे हो, एक जस्ट एस्टिमेट लगा रहे हो, एग्जैक्ट लॉजिक के साथ बताओ। क्रैमिंग तो हमने की नहीं अभी। ये ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आता है, वेरी गुड। तो इसलिए हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब पहले ऐड हो गया। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड आता है, इसलिए क्रेडिट साइड बढ़ गई थी पहले 1,000 2,000 से, और उससे ग्रोस प्रॉफिट भी बढ़ गया था। अब कोई स्टूडेंट अगर नहीं मानता तो फिर मैं बोलूँगा ट्रेडिंग को बना के देखो आप, और वहाँ क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 है, आप इसमें नोइंगली 1,000 ऐड कर दो, एंड यू विल सी द मैजिक। आप मैजिक देखोगे कि आपका ग्रोस प्रॉफिट भी 1,000 ज़्यादा हो जाएगा। इसको प्रूव तो नहीं करना किसी को कि ट्रेडिंग को प्रॉपर बना के दिखाया जाए। और अगर अब इसके 4 पॉइंट्स बनते हैं, सुनिए ध्यान से, 2 तो इसी क्वेश्चन में है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर लिया जाता, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या होता? अगर आपका टीचर बोले अंडर वैल्यूड, तो बेटा जो रट्टा लगाने वाले बच्चे हैं ना, वो वहां फंस जाते हैं। अगर वो अंडर वैल्यूड है तो 1,000 से क्लोजिंग स्टॉक कम है, तो इट मीन्स उस साल ग्रोस प्रॉफिट ऑलरेडी 1,000 से कम हो गया था। और अगर ग्रोस प्रॉफिट कम होगा तो आगे तो बताने की जरूरत ही नहीं, नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो फिर आप 1,000 ऐड करोगे। तो ये देख लेना कि वो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बोल रहे हैं कि अंडर वैल्यूड बोल रहे हैं। लेकिन अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुई, मेन पॉइंट तो अब आना है, जिस कारण से ये पॉइंट एग्जाम में आता है। अब बताओ वो कौन बताएगा? ये ठीक है, नेक्स्ट ईयर का सर वो भी हो जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस होएगा, यस ओपनिंग यस, स्टॉक होएगा, वेरी वो गुड, उसके अंदर भी। यस बेटा वेरी गुड।
ये अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा तो अगले साल जाके ऐड हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ एक स्टेटमेंट लिख लो कि इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, विल यू राइट? क्या आपको प्लस टू में ये बातें बताने की नीड है कि 31 मार्च 2018 पे जो गलती करोगे वो 2019 में भी शिफ्ट होगी? सॉरी, क्योंकि आपने वो मिस्टेक किस में की है? आपने वो मिस्टेक क्लोजिंग स्टॉक में की है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यू होने से क्या होगा? अगर किसी भी साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, इसका जीपी के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जीपी बढ़ जाएगा। बेटा सोच के बोलो। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाए, सर जीपी कम हो जाएगा। हाँ कम हो जाएगा। कम होगा। मैं डेबिट से बढ़ा रहा हूँ, ज्यादा कैसे हो जाएगा? और अब मैं आपको समझाऊंगा कि डेबिट को एक्सपेंस अज्यूम कर लो, जो कि वैसे आपको पता था। अगर मैं ट्रेडिंग की कोई भी डेबिट आइटम, चाहे वो परचेजेस है, वेजेस है, कैरेज, इनवर्ड या ओपनिंग स्टॉक में से किसी को भी ओवर वैल्यू करता हूँ, तो वो मेरे जीपी को एडवर्स इफेक्ट देगी, मेरा जीपी कम होगा। ये जो प्लस टू में ये बातें समझ लो ना, ये अगले 3 साल बीकॉम में आती हैं, एमबीए में आती है, सी हर जगह आती है ये चीज़, कि आपको पता चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशनशिप है। तो अभी तक के आज के लेक्चर में से मैं 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ आपको। एक, मशीन अज्यूम करके उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना, पहले प्लस करना 10,000 फिर डेप्रिसिएशन माइनस करना हर साल में से, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड, ये पॉइंट आया आपके सामने, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और पहला स्टेप सेम है कि आपको पहले सारे प्रॉफिट्स को क्या बनाना है? क्या बनाना है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर चाहे इस टेबल को यहीं बंद कर दो और फिर एक वर्टिकल टेबल बना लो। नॉर्मल प्रॉफिट लिखो, वेट्स लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, या कोई दिक्कत नहीं ऐसे चलने दो। नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लिए, फिर वेट्स लिखो 1 2 3, फिर लिखो प्रोडक्ट। उसमें क्या प्रॉब्लम है? जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली भी है, वो ऐसे आ जाएगा बस। फिर इसका टोटल कर लो, वो चाहे बाहर कर लो टोटल, हमें प्रोडक्ट का टोटल चाहिए बस। डिवाइड बाय वेट्स, वेट्स का टोटल कितना आएगा? 6। एक कॉलम और बना लो टोटल का, क्या जाता है उसमें? जो काम आप वर्टिकली करते हो वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। गॉट इट? तो आज मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही बनाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो आप टोटल कर लोगे, वेट का टोटल 6 आएगा और इसका जो टोटल आएगा वो देख लेना क्या आएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या सिखाया जा रहा है? हाउ टू कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू नॉर्मल प्रॉफिट्स इन विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज एडजस्टमेंट्स। ये सब एडजस्टमेंट्स के आप नोट्स बना लेना, एक एक सबको लिख लेना। ओके एवरीवन? तो ये 1000 और 2000 पहले प्लस माइनस होंगे और अगले साल में से आके प्लस होंगे, जिसका इन शॉर्ट क्या मीनिंग समझ आया? मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये आपको नोट्स में लिखना है। समझ के क्या समझा, ये आपको नोट्स में लिखना है कि क्लोजिंग स्टॉक के ज़्यादा होने से उस साल का प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने रेक्टिफाई करते हुए इसको माइनस कर दिया। बट ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का, मेरे नोट्स ऐसे मिलेंगे आपको बेटा, उसमें वर्ड्स नहीं होंगे, उसमें कुछ ऐसा होगा, वो अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक अगर ज़्यादा हो गया तो उससे अगले साल जीपी कम हो गया, प्लस कर दिया। आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी आई एम डेडली श्योर मेरे से यही समझने आने वाले हो, टेस्ट से पहले या आपने स्कूल एग्जाम से पहले, वट एवर, जब भी आपका गुडविल का पेपर होगा, टेस्ट होगा, तो आप बोलो सर हमें एक डाउट है, हमने आपसे मिलना है, और वहाँ आके आप ये सब चीज़ें पूछ रहे होगे, जिसका एक सोल्यूशन है कि अगर तुम अभी आज तो मैं समझा रहा हूँ ना, आज तो किसी को नहीं पूछनी, लेकिन 2 मंथ्स के बाद आपके लिए पॉइंट हो जाएगा कि सर भूल गया आपने क्या बताया था। आपकी लैंग्वेज एग्जैक्टली ये होगी
कि सर वो आपने क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, मैं भूल गया, दोबारा बताना। तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो ये प्रोफेशन ही है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता है ट्यूशन पे डाउट्स के लिए आने के लिए एग्जाम के डेज में। तो बेटा उन दिनों के लिए लिख के रखोगे ये चीज़ें। मैं बार बार मोटिवेट करता हूँ, नोट्स बनाइए, नहीं तो आप में से कुछ होंगे ऐसे जो नहीं मानेंगे और वो पछता भी रहेंगे। अभी पार्टनरशिप फंडामेंटल उनके हाथ से निकल चुका है, बड़ी मुश्किल से अब आएगा काबू, अदरवाइज आएगा नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको। एटलीस्ट वो निकल गया, कोई बात नहीं, आगे तो पकड़ो ट्रेन को एक और, फिर बाकी भी हो जाएगी, फिर अगर रिपीट भी होगा किसी के लिए तब भी हो जाएगा। लेकिन नोट्स बनाने की हैबिट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक को दोनों को समझना है एक टाइम पे। फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है आज का, थर्ड पॉइंट, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेस्ट डिस्कशन रहेगी नेक्स्ट क्लास में। और जो टाइम बचेगा सुपर प्रॉफिट के लिए आई नीड ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट की गेम है वो सिर्फ। 15 मिनट्स के बाद आपका होमवर्क 17 से 29 तक आपको मिल जाएगा। तो थर्ड बुक नहीं होएगी? नहीं बेटा, नेक्स्ट क्लास मतलब परसों। ओके ओके। हाँ, टेस्ट डिस्कशन के बाद। तो अभी 15 मिनट्स में एक्सटेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अब टाइम लिमिट लगा दी है 8 o'clock। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये मीनिंग क्या है बताइए? और 16 तक होमवर्क कंप्लीट करिए। यस सर जो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उससे 5000 माइनस कर देंगे। किस ईयर में से ये बताओ ना? तो सारे यूज में, सभी ईयर्स में से क्यों? एवरी ईयर। एवरी ईयर में से क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं करा पर्टिकुलर ईयर। यस, तो सब लोग ठीक हैं, ऑल राइट, बिकॉज कोई ईयर मेंशन नहीं किया, तो इसका मीनिंग ये पॉइंट सभी ईयर से रिलेटेड है, मैनेजमेंट कॉस्ट का मीनिंग। लेकिन अभी इसका मीनिंग समझ नहीं आया आप लोगों को। इट मीन्स इसका मीनिंग है बेटा, यहाँ पे ना ओनर खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस से सैलरी नहीं ले रहा होगा। जैसे मैंने अपने इंस्टीट्यूट से आज तक कभी सैलरी नहीं मांगी बेटा, क्या बेनिफिट है उसका? क्योंकि मेरी खुद की इंस्टीट्यूट है, अगर मैं उससे सैलरी मांगूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट कम कर देगी, बात तो वहीं पहुंच जाएगी। मान लो मेरा प्रॉफिट है 5 लाख और मैंने सैलरी मांगी 1 लाख, तो इंस्टीट्यूट पता है कैसे बोलेगी स्टाइल में कि सर ठीक है, ओके राइट, ये लो 1 लाख सैलरी, ये लो 4 लाख का प्रॉफिट। और इससे पहले मैं बोलता अगर मैं सैलरी नहीं मांगता तो इंस्टीट्यूट बिल से कि फिर आपको हम 5 लाख देते। तो दोनों केस में 5 लाख ही तो मिल रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में फर्क पड़ता है कि 1 लाख की सैलरी अगर किसी को दे दी जाए तो प्रॉफिट दोनों का कम होता है। गॉट इट बेटा? तो यहाँ भी वही है, मैनेजमेंट कॉस्ट का मीनिंग है जब आप एक्चुअल सैलरी पे नहीं कर रहे किसी को। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जो वही आया था इससे पहले वाला, क्या था उसमें? रमन दमन। रमन दमन को सैलरी दी जा रही थी, वहाँ पार्टनरशिप थी, वहाँ रमन दमन की सैलरी हम ऑलरेडी माइनस करना भूल गए थे, तो इसलिए मैंने माइनस किया था 90,000। लेकिन यहाँ 5,000 रुपीज़ एक मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम से दिए। इसका मीनिंग जो पर्सन वहाँ मैनेजमेंट करता है वो सैलरी नहीं चार्ज करता बिजनेस से, तो वो ओनर ही होगा बेटा, क्योंकि एम्प्लॉय तो कभी ऐसा नहीं करने वाला, विदाउट सैलरी तो जॉब नहीं करेगा वो। ये ओनर ही है जो अपनी शॉप पे 10-12 घंटे रहता है और सैलरी नहीं मांगता, और इवन 24 आवर्स वर्क करता है अपने बिजनेस के लिए। तो वो सैलरी अगर हम उसको देते हैं तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है, और जो देनी चाहिए उसको। अब मैं अगर पूछूं क्या ओनर की सैलरी हमारे बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, यू विल से यस सर, हाँ नॉर्मल एक्सपेंस है। तो ये माइनस होना चाहिए, तब जाके जो प्रॉफिट आएगा वो गुडविल के लिए बेसिक माना जाएगा, वो बेस लिया जाएगा। क्योंकि कल को अगर कोई भी बिजनेस करेगा और वो खुद मैनेजमेंट नहीं करता तो किसी को रखेगा जॉब पे। इंस्टीट्यूट के सब ओनर्स खुद थोड़ी पढ़ाते हैं, उन्होंने टीचर्स भी तो आगे हायर किए होते हैं। स्कूल्स हैं, स्कूल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। स्कूल का ओनर कभी आता है आपको टीच करने क्लास में? वो तो फंक्शंस के डे आता है, जस्ट रिवन के टाइम पे। मे बी चेयरमैन जिसका स्कूल है, जो ओनर है, वो सर शायद प्रिंसिपल हो मे बी, बट वो एक एम्प्लॉय नहीं है।
तो इसलिए वो स्कूल से शायद मैनेजमेंट की कॉस्ट का पैसा नहीं मांगते, वो सीधा क्या मांगते हैं, प्रॉफिट। तो दैट्स वाई ये चीज़ें माइनस किए बिना आगे नहीं बढ़ना। अब वो बात आपको समझ तो आ गई थी, लेकिन ये उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज है। अब वो अगर थोड़ा सा घुमाते भी है ना कि प्रोप्राइटर है, उसने सैलरी क्लेम नहीं की आज तक, वट एवर कुछ भी हो, आपको ये 5,000 रुपीज़ हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करने हैं, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपको लेना है एज ए नॉर्मल प्रॉफिट। उसके वेट्स आपको गिवन है 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करो, आगे का काम वही सेम करने। क्लियर एवरीवन? तो आज आपने एडअप क्या किया, कुछ एक पॉइंट्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को। हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, आगे का कुछ भी इम्पोर्टेंट तो है कुछ नहीं है उसमें, मगर 30 मिनट्स में चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा, देयर विल बी लास्ट क्लास। इतने सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में होमवर्क में मिल जाएंगे, बट अगर वो टेस्ट डिस्कस हुआ तो फिर तो शायद नहीं होगा कुछ भी। तो इसको कंप्लीट करो, यहाँ तक लेक्चर्स को रिकवर करो, और फ्राइडे तक ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। संडे को इसका टेस्ट रहेगा बेटा, मैं आपको एडवांस रखता हूँ, मोस्टली ट्राई करता हूँ। संडे को गुडविल का टेस्ट है, मॉक टेस्ट हम डिले कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं। गुडविल को साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए। इसमें मुझे किसी की कोई स्टोरी नहीं चाहिए, पार्टनरशिप में बहुत स्टोरी सुना दी आप सबने मुझे इंडिविजुअली, +2 में भी स्टोरीज, +1 में चलती हैं, फिर भी गुडविल में अपडेट रहिएगा। ओके, सो इसके साथ मीटिंग ओवर करते हैं। थैंक यू सर। ओके, एनीथिंग एल्स बिफोर लिविंग? थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम।